हाँ जी, चलिए। तो हमारी बात चल रही थी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की, और वहाँ पर हम पढ़ रहे थे वातापी के चालुक्यों के बारे में बात चल रही थी। और वातापी के चालुक्यों का जो अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड, और उसका सामंत कौन था? दंती दुर्ग था। तो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित किया और एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। इन्होंने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। दंती दुर्ग के बाद में राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक आता है कृष्ण फर्स्ट। इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्या? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके कृष्ण फर्स्ट ने। कृष्ण फर्स्ट के बाद में अगला शासक अमोघवर्ष आता है, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने किसकी रचना की थी? कविराज मार्गी की रचना की थी, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई। इनके दरबारियों की अगर हम बात करें, अमोघवर्ष के दरबारी कौन थे? जिनसेन, महावीर आचार्य और सक्तायना। जिनसेन ने किसकी रचना की थी? आदि पुराण की। महावीर आचार्य ने किसकी रचना की थी? गणितासार की। और सक्तायना ने किसकी रचना की थी? अमोघवर्ती की रचना की थी। अगर हम बात करें अमोघवर्ष की, तो इन्होंने अपने जीवन की जो समाप्ति की थी वो जल समाधि लेकर की थी। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। अमोघवर्ष के बाद में अगले शासक की अगर हम बात करें, तो ये थे इंद्रथड़, और इंद्रथड़ के समय में ही अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्णथड़ की, तो इनके दरबार में कवि पौन्न रहा करते थे, और उन्होंने किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। आगे हम बात करें एलोरा या एलिफेंटा की गुफाओं की, तो इनका जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था। और इनका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्या गया? 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट के द्वारा इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें एलोरा या एलिफेंटा गुफाओं की, तो इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं इसमें टोटल हैं, जिसमें 1 से 12 तक तो बौद्ध गुफाएं हैं, और 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। अगर हम बात करें 10वीं गुफा जो है, तो ये है, इसमें क्या है? विश्वकर्मा जी को यह समर्पित है। कौन सी? 10वीं गुफा में किसका वर्णन है? विश्वकर्मा जी का वर्णन है। बात करते हैं 15वीं गुफा में, तो 15वीं में जो भगवान का नरसिंह अवतार, जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, उसको दिखाया गया है 15वीं गुफा में। अगर हम बात करते हैं मुसलमानों को इस्लाम प्रसार की जो अनुमति दी गई थी, इस्लाम का प्रचार करने की जो अनुमति दी गई थी, वो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही दी गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं आपके त्रिपक्षीय संघर्ष की, कन्नौज के ऊपर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किस किस में? प्रतिहार नरेश, पाल नरेश और राष्ट्रकूट नरेश, इन तीनों के बीच में कन्नौज के ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता है। और कन्नौज कहाँ पर पड़ता है? ये बना यूपी के फर्रुखाबाद में पड़ता है। अगर हम बात करें आपके पश्चिम में, तो पश्चिम में आपके गुर्जर प्रतिहार थे, जिनका शासन कहाँ पे था? तुम्हारा भीनमाल जालोर यानी कि राजस्थान में था। कौन? गुर्जर प्रतिहार। इधर बात करते हैं आपके पूर्व में, तो यहाँ पे बंगाल में किसका शासक था? पाल नरेशों का। और दक्षिण में किसका शासक था? आपका राष्ट्रकूटों का। तो इन तीनों के मध्य लगभग 200 साल तक त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा है। हम पहले बात करते हैं गुप्त, जब हमारा गुप्त वंश लगभग पतन की ओर था, उस टाइम पे यहाँ पर कन्नौज पर किसका शासन था? इंद्रायुध का शासन था। और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार नरेश जो थे वत्सराज, उन्होंने इंद्रायुध को युद्ध में पराजित किया। इस तरह इंद्रायुध कहाँ पे जाता है? बंगाल नरेश धर्मपाल के पास में जाता है। वो पुनः ये वत्सराज के साथ में युद्ध करते हैं, और इधर से हमारे कौन आते हैं? आपके ध्रुव आते हैं। राष्ट्रकूट नरेश कौन आते हैं? ध्रुव आते हैं, जो कि प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित कर देते हैं, और पुनः कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाता है? इंद्रायुध का अधिकार हो जाता है। लेकिन बाद में धर्मपाल क्या करते हैं? इंद्रायुध को हटा करके और चक्रायुध को यहाँ का शासक बना देते हैं। कन्नौज का शासक किसे बनाया जाता है? धर्मपाल के द्वारा चक्रायुध को। बाद में हमारे जो गुर्जर प्रतिहार नरेश जो रहते हैं वत्सराज, उनके बेटे रहते हैं नागभट्ट सेकंड। वो क्या करते हैं? चक्रायुध को पराजित कर देते हैं, और बाद में धर्मपाल को भी उन्होंने हराया था, नागभट्ट सेकंड ने। अगले शासक पुनः हमारे गोविंद थड़ आते हैं राष्ट्रकूट वंश के, और वो क्या करते हैं? नागभट्ट सेकंड को हरा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद
नागभट्ट सेकंड द्वारा पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस तरह उत्तर भारत पर गुर्जर प्रतिहारों का शासक रहता है। वो सबसे शक्तिशाली शासक उत्तर भारत में कौन आते हैं इस टाइम पे? गुर्जर प्रतिहार ही रहते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं आपकी गोविंद थड़ की, तो इन्होंने पल्लव, पांड्य, केरल व गंग वंश को भी पराजित किया था। किसने? गोविंद थड़ ने। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट राजवंश की बात की है। धन्यवाद।